मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी के कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लेकर आया हूँ जिन्हें लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट इन एंड इनटू। इन एंड इनटू, इन और इनटू दोनों का मतलब होता है में, अर्थात जब किसी चीज़ में कुछ होता है तो उस चीज़ को बताने के लिए आपको इन या इनटू का यूज़ करना होता है। तो मेन बात तो यहाँ पे ये है ना कि हमें इन कब लगाना है और इनटू का यूज़ कब करना है। तो मैं आपको बता दूं, हमें इन का यूज़ तब करना होगा जब हम बात करेंगे मे की, लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार की गति नहीं होगी, मीन्स देयर विल बी नो मूवमेंट, सो वी हैव टू यूज इन। अगर वहाँ पे गति की बात होगी अर्थात मूवमेंट की बात होगी देन वी हैव टू यूज इनटू। तो आइए हम इस यूज को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें ये कहना हो इस कुएं में एक सांप है, इस कुएं में एक सांप है, देन वी हैव टू से देयर इज अ स्नेक इन दिस वेल, देयर इज अ स्नेक इन दिस वेल। अगर हमें ये कहना हो सांप कुएं में गिर गया, सांप कुएं में गिर गया, देन वी हैव टू से द स्नेक फेल इनटू द वेल, द स्नेक फेल इनटू द वेल। क्योंकि जब सांप कुएं में गिरेगा तो भाई वहां पे जाहिर सी बात है कि गति होगी, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमें ये कहना हो नैना अपने कमरे में है, नैना अपने कमरे में है, सो वी हैव टू स्पीक नैना इज इन हर रूम, नैना इज इन हर रूम, क्योंकि यहाँ पे हम मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ये कहना हो नैना अपने कमरे में गई, नैना अपने कमरे में गई, और जब नैना अपने कमरे में गई तो भाई वहां पे मूवमेंट हुआ होगा ना, क्योंकि नैना कोई शक्तिमान तो है नहीं कि चल 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 शक्तिमान और क्या कि वो अपने कमरे में पहुंच जाएगी, है ना। और अगर ऐसा कहकर भी पहुंचेगी तब फिर भी उसमें गति तो होना निश्चित है। तो हमें क्या करना रहेगा, नैना वेंट इनटू हर रूम, नैना वेंट इनटू हर रूम। सो नाउ वी विल नो अबाउट सफिशिएंट एंड एनफ। सफिशिएंट एंड एनफ दोनों का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। बट देयर इज द मैटर दैट व्हेन वी हैव टू यूज सफिशिएंट एंड व्हेन वी हैव टू यूज एनफ। हमें सफिशिएंट का यूज़ कब करना है और एनफ का यूज़ कब करना है। जब आपको कोई चीज़ दी जाए और जितना आपको चाहिए थी उतना पूरा मिल जाए, है ना, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज एनफ फॉर मी। लेकिन आपको जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है, देन वी हैव टू स्पीक सफिशिएंट। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको कहना है यह मेरे लिए पर्याप्त है, यह मेरे लिए पर्याप्त है। सपोज इफ यू सेड टू योर फादर पापा प्लीज गिव मी 200 रुपीज एंड आई वांट टू बाय वन बुक, और आपके डैड ने आपको 180 यानी 180 रुपए दिए, और फिर वो आपसे पूछेंगे बेटा इज इट इनफ फॉर यू, तो आप क्या कहेगा, हाँ यह मेरे लिए पर्याप्त है, यह मेरे लिए पर्याप्त है। सो वी हैव टू स्पीक इट इज सफिशिएंट फॉर मी, इट इज सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि आपको तो 200 चाहिए था ना, आपको 200 पूरे तो नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, इट इज सफिशिएंट फॉर मी। जैसे अगर आपने अपने डैड से कहा प्लीज गिव मी 200 रुपीज एंड आई हैव टू बाय वन बुक, उन्होंने आपको 200 रुपए दिए प्लस 10 और आपको दे दिए, कहें बेटा आप जाके कुछ खा भी लेना, है ना। तो अब इसके बाद अगर वो आपसे पूछेंगे इज इट एनफ फॉर यू, क्या यह आपके लिए पर्याप्त है, तब आप क्या कहेगा, यह मेरे लिए पर्याप्त है, यह मेरे लिए पर्याप्त है। देन वी हैव टू से इट इज एनफ फॉर मी, इट इज एनफ फॉर मी। जैसे अगर आप किसी रिलेशन में जाते हैं, वहां पर आपको किसी प्लेट में खाना दिया गया और खाने में आपको 3-4 रोटियां दी गई और ढेर सारे उसमें आइटम्स हैं, है ना। अगर आप 3 या 4 रोटी से कहीं ज़्यादा खाते हैं, अगर आपका जो खुराक है वो 6 या 7 रोटी का है, तो भाई 3-4 में आपका पेट कैसे भरेगा। जब आपसे पूछा जाएगा क्या यह आपके लिए पर्याप्त है, मीन्स दे विल से दैट इज इट एनफ फॉर यू, तो आपका आंसर क्या होगा, यह मेरे लिए पर्याप्त है ना। अब आप तो ये नहीं कहेंगे ना कि हाँ मुझे और ला के दे दीजिए, लेकिन आपको कहना क्या होगा, यस इट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, इट इज सफिशिएंट फॉर मी। तो इट इज सफिशिएंट फॉर मी का मतलब आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन आपको जितना चाहिए था उतना ये नहीं है। यह मेरे लिए पर्याप्त है। जैसे अगर आपको वहाँ पे खाना दिया गया, खाने में आपको 6 या 7 रोटियाँ दे दी गई, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ 3 रोटियों से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, और फिर आपसे पूछा जाएगा भैया क्या यह आपके लिए पर्याप्त है, पूछेंगे आपसे ना इज इट एनफ फॉर यू, तो अब की बार आप क्या कहिएगा, यस इट इज़ एनफ फॉर मी, यस इट इज़ एनफ फॉर मी, है ना। तो आइए हम कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हमें बात करना हो बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन एंड अमंग दोनों शब्दों का यूज हमें करना होता है के बीच में के लिए, यानी जिस हिंदी वाक्य में दिख जाए
के बीच में देयर वी हैव टू यूज बिटवीन और अमंग। अब बात यहाँ पे ही आती है, हमें बिटवीन का यूज कब करना है या हमें अमंग का यूज कब करना है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं, जब बात दो के बीच की होगी, यानी दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, दो स्थानों के बीच की बात हो या दो वस्तुओं के बीच की बात हो, देन वी हैव टू यूज बिटवीन। अगर हमें ये कहना हो रेखा अपने माँ बाप के बीच में बैठी है, रेखा अपने माँ बाप के बीच में बैठी है। सपोज इफ यू गो इन अ बर्थडे पार्टी ऑफ अ गर्ल, और वहाँ पे जाने के बाद आपने किसी से पूछा भैया वेयर इज रेखा, यानी जिसका बर्थडे है आप उसको पूछ रहे हैं, तो किसी व्यक्ति ने आपको इशारा करते हुए कहा भैया रेखा अपने माँ बाप के बीच में बैठी है। तो रेखा कितने के बीच में बैठी है? दो के बीच में बैठी है। सो वी हैव टू स्पीक रेखा इज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स। रेखा इज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स। अगर हमें ये कहना हो रेखा अपने सहेलियों के बीच में बैठी है, जब आपने उस व्यक्ति से पूछा भैया वेयर इज रेखा, तो उसने कहा कि रेखा अपने सहेलियों के बीच में बैठी है। तो यहाँ पर हम एक या दो सहेली की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी फ्रेंड्स, यानी रेखा अपनी सारी सहेलियों से घिरी हुई है और बीच में बैठी हुई है। तो आप क्या कहेंगे? रेखा इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। रेखा इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। अगर मैं ये कहना हूँ धोनी और विराट कोहली के बीच में एक गेंद है, धोनी और विराट कोहली के बीच में एक गेंद है, देन वी हैव टू से देयर इज अ बॉल बिटवीन धोनी एंड विराट कोहली। देयर इज अ बॉल बिटवीन धोनी एंड विराट कोहली, क्योंकि यहाँ पे गेंद जो है वो दो के बीच में है, सो वी हैव टू इज बिटवीन। अगर हम ये कहना हो खिलाड़ियों के बीच में एक गेंद है, यानी कि सारे के सारे प्लेयर्स कहीं पे इकट्ठा हुए हैं, उनके बीच में अगर बॉल है तो हम क्या कहेंगे? खिलाड़ियों के बीच में एक गेंद है। सो वी हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, देयर इज अ बॉल अमंग द प्लेयर्स। देयर इज अ बॉल अमंग द प्लेयर्स। तो आइए हम जानते हैं अबाउट ऑन एंड ओवर। ऑन एंड ओवर वी हैव टू फॉर पर या के ऊपर, यानी जब किसी चीज पे कोई चीज रखी हो, सो वी हैव टू यूज ऑन अदरवाइज ओवर। कंडीशन यहाँ पे ये होती है, हमें ऑन का यूज तब करना है जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो, देन वी हैव टू यूज ऑन। और यदि दोनों वस्तुओं के बीच में क्या हो, स्पेस हो, गैप हो, देन वी हैव टू यूज ओवर। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम ये कहना हो छत पर एक पतंग है, छत पर एक पतंग है, जैसे पतंग कट कर छत पर गिर चुकी है, तो छत और पतंग एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। सो वी हैव टू से देयर इज अ काइट ऑन द रूफ। देयर इज अ काइट ऑन द रूफ। अगर पतंग उड़ रही है फिर भी तो आप ये कहेंगे ना भैया छत पर एक पतंग है, छत पर एक पतंग है, बट द काइट इज फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग। तो हमें इसे कैसे कहना होगा? देयर इज अ काइट ओवर द रूफ। देयर इज अ काइट ओवर द रूफ। अगर हमें ये कहना हो छत पर एक गौरैया है, छत पर एक गौरैया है, जैसे अगर गौरैया जो है वो छत पर उतर चुकी है, सो वी हैव टू स्पीक देयर इज अ स्पैरो ऑन द रूफ। देयर इज अ स्पैरो ऑन द रूफ। अगर हमें ये कहना हो छत पर एक गौरैया है, लेकिन जो गौरैया है वो छत के ऊपर उड़ रही है ना, सो वी हैव टू स्पीक देयर इज अ स्पैरो ओवर द रूफ। देयर इज अ स्पैरो ओवर द रूफ। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।